एमएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर थर्ड यूनिट 2 में शामिल किया गया टॉपिक पॉसिबिलिटीज़ अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिसर्च। मैं प्रवीण जैन, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय पाटन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रोटोप्लास्ट से तात्पर्य प्लांट कोशिका, पौधे की कोशिका के उस भाग से है जिसमें सेल वॉल शामिल नहीं है, अर्थात सेल वॉल को निकाल दिया गया हो, अर्थात प्रोटोप्लाज्म एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलाकर जो भाग बनता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। सेल वॉल को निकालने हेतु एंजाइमेटिक मेथड अर्थात सेलुलेज, पैक्टिनेज आदि एंजाइम के उपयोग द्वारा अथवा मैकेनिकल प्लाज्मोलाइटिक मेथड द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट रिसर्च में आइसोलेशन की विधियां सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का चयन, हाइब्रिड कोशिका का व्यवहार, संबंधित संभावनाएं, लिमिटेशंस यानी सीमाएं और उपकरणों का प्रयोग आदि शामिल हैं जो इंडस्ट्रियल डिमांड अथवा एग्रीकल्चर डिमांड हेतु किया जाता है। सप्लाई और डिमांड के चेन में इसे शामिल किया जाता है ताकि वैश्विक खाद्य समस्याओं अथवा नई वैरायटी के विकास से रिलेटेड रिसर्च की जा सके। संभावनाओं में यह पहली स्लाइड, इसमें पहला पॉइंट यह दर्शाता है कि यदि नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन मेथड अर्थात सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह की विसंगति हो अथवा गैमीट्स में किसी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी हो, अर्थात पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स के फ्यूजन में कोई समस्याएं हों, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा दो कोशिकाओं का मिलाप किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह दर्शा रहा है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मेथड नेचुरल मेथड की तुलना में आसान और तीव्र विधि है जिससे नई वैरायटीज़ का विकास शीघ्रता से किया जा सकता है। तृतीय बिंदु के अनुसार कोशिका का ऑस्मोटिक बिहेवियर IAA अर्थात इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन हार्मोन के कार्य, सेल वॉल फॉर्मेशन, अंगों का निर्माण, फोटोसिंथेसिस, जीन ट्रांसफ़र आदि संभावनाएं अध्ययन की जा सकती हैं। हाइब्रिड उत्पादन, ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण, सिंगल सेल सिस्टम फॉर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आदि का निर्माण अर्थात एक से अधिक उत्पाद प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड सेल का निर्माण, इंटर स्पेसिफिक और एवं इंटरजेनेटिक क्रॉस संभावित हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अर्थात रॉस का DNA कंडेंसेशन एवं डीकंडेंसेशन पर प्रभाव, फाइटोक्रोम के हाइब्रिड सेल में विकास, प्रोटियोमिक एवं ट्रांसक्रिप्टोमिक अध्ययनों के लिए प्रोटोप्लास्ट रिसर्च का उपयोग किया जा रहा है। और कुछ उपलब्धियां, तो पहली उपलब्धि के तौर पर अल्कोहल उत्पादन, अल्कोहल इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, बीवरेजेस। तो अल्कोहल उत्पादन में सैकेरोमाइसेस सीरेविसी अर्थात यीस्ट एवं ट्राइकोडर्मा रीसी दोनों की सेल्स को फ्यूज करके जो सेल बनाई गई, उस सेल में कार्बन सोर्स के तौर पर सेलुलोज को उपयोग किए जाने के बावजूद 80% अधिक अल्कोहल का उत्पादन पाया गया है। द्वितीय उपलब्धि एलिस गिनेंसिस जो पाम की एक प्रजाति है, इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया और साउथ इंडिया आदि स्थानों से प्राप्त पाम ऑयल हमारी होटल एवं कैटरिंग इंडस्ट्री में मुख्य योगदान निभाता है। पाम के इस प्रजाति से 32% पाम ऑयल की डिमांड पूरी होती है। यह प्रजाति
मैच्योर होने में और फल तथा बीज उत्पादन करने में प्लांटेशन डे से 8 साल या 8 इयर्स में मैच्योर हो पाती है, परंतु प्रोटोप्लास्ट कल्चर मेथड द्वारा इस समयावधि को घटाकर 2 साल में ही उत्पादन प्राप्त किया गया है। सिट्रस साइनेंसिस एवं सिट्रस रेटिकुलेटा नामक 2 सिट्रस फ्रूट्स की प्लांट सेल्स को, खासतौर पर मीजोफिल लीफ सेल्स को फ्यूज करके उनके प्रोटोप्लास्ट से नई प्रजाति का विकास किया गया है। इस प्रजाति में फल के अंदर बीज नहीं होते। बीज रहित फल निर्माण हेतु प्रोटोप्लास्ट रिसर्च काम में आई है। और पोमेटो, जिसे हम 1990 के दशक से जानते हैं, पोटैटो और टोमेटो अर्थात आलू और टमाटर का हाइब्रिड है। 2003 या 4 के आसपास जेट्रोफा कॉर्कस और रिसिनस कम्युनिस अर्थात रतनजोत और अरंडी की कोशिकाओं को फ्यूज कर बायोडीजल उत्पादन बढ़ाया गया है। निकोटियाना अर्थात तंबाकू की विभिन्न प्रजातियों के हाइब्रिड बड़ी और चौड़ी पत्ती निर्माण हेतु या निकोटिन कंटेंट बढ़ाने हेतु या अन्य ड्रग्स के उत्पादन हेतु बनाए गए हैं। इसी तरह से बैगन में भी विभिन्न हाइब्रिड्स प्राप्त किए गए हैं। तो ये कुछ उपलब्धियां प्रोटोप्लास्ट रिसर्च द्वारा प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं कि क्या सीमाएं हैं जो इस रिसर्च को आगे बढ़ने से रोकती हैं या उनमें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो पहला जो सीमाएं हैं उनमें पहला पॉइंट है, देयर आर लेस जनरलाइज्ड मेथड्स फॉर सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड कल्चर। अर्थात कोई सामान्य विधि नहीं है जिसे सभी प्रजातियों पर उपयोग में लाया जा सके। दूसरी जो सीमा है वह है, इंटरजेनेटिक क्रॉस संभव है, परंतु इसका सर्वाइवल और मेंटेनेंस कठिन है। अर्थात इंटरजेनेटिक जो प्रजातियां विकसित की जाती हैं उनकी उत्तरजीविता और प्रबंधन कठिन होता है। साथ ही तृतीय बिंदु में हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड उत्पादन में कुछ क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। फ्यूजन का, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का प्रतिशत कम होता है और सिलेक्शन तथा आइसोलेशन का कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। यह एक्सप्लांट अर्थात कोशिका किस अंग से ली गई है उस पर निर्भर करता है। प्रायः मीजोफिल सेल्स सबसे उपयुक्त पाई गई हैं, परंतु मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आइसोलेट करना, उनका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना बहुत कठिन है और संपूर्ण क्रियाविधि कठिन है। ओवरऑल प्रोसेस इज टीडियस। मेरिस्टेमेटिक प्रोटोप्लास्ट एंड सम अदर सेल्स which do not have vacuoles cannot be isolated। अगर मैकेनिकल आइसोलेशन की विधि को फॉलो किया जाए तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनमें वैक्यूल्स नहीं के बराबर होते हैं उनको आइसोलेट करना कठिन है। अब चूंकि सेल वॉल भी उनमें उतनी कठोरता से डेवलप नहीं हो पाती तो एंजाइमेटिक मेथड भी कठिन है, जबकि सबसे तीव्र प्रजनन सामर्थ्य मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होती है। तो यह भी बहुत बड़ी कमी है इस रिसर्च के दौरान। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमज़ोर प्रकृति की होती है। ऑस्मोलाइटिक मेथड्स के दौरान यह टूट सकती है और अलग अलग स्पीसीज़ में प्रयोगों द्वारा प्राप्त अनुभव अलग अलग होता है। तो प्रत्येक स्पीसीज़ के लिए अलग प्रकार का अनुभव प्राप्त करना जरूरी है। अब अंत में रेफरेंस, तो विभिन्न रेफरेंस यहाँ दिखाए गए हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है। धन्यवाद।